ओके, अभी जो हम करने लगे अब एक्चुअली यही वाला ये न्यू चैप्टर नहीं है, ठीक है। ओके, न्यू चैप्टर नहीं है ये, वही कॉन्सेप्ट्स जो होंगे उसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। बट उसमें जो एडिशन जो अब हम करने लगे हैं वो टेंशन वगैरह की करने लगे हैं, जो पुलिस के अराउंड होती है या जहाँ स्ट्रिंग्स इन्वॉल्व होते हैं उनको बेसिकली हम कहते हैं कि वहां पे टेंशन की फोर्स इंट्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, यानी इसके लिए हमें करना क्या होता है, या क्या मतलब है इस बात का। तो पहले तो न्यूटन लॉ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है एक्सटेंसिवली। पुली टेंशन तो एक टाइप ऑफ फोर्स है ना, बट उसका करना क्या होगा उस वो भी पता होना चाहिए। न्यूटन लॉ की पहले भी लास्ट टाइम भी मैंने बात की थी, और अगर आप देखोगे तो वो पीछे भी मैंने लिखवाया था कि न्यूटन लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब ये जो एफ होता है ये टेक्निकली आपका फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड फोर्स होता है, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू एम ए, ये कॉन्सेप्ट होता है पीछे। ये एफ होता है, ये बेसिकली आपकी रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वलेंट टू द मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। और जब चीज हमने उस दिन भी डिसाइड किया था, पढ़ा था कि अगर कोई चीज मेरी इक्विलिब्रियम के अंदर है या लिमिटिंग इक्विलिब्रियम लिखा है या रुका हुआ है, कुछ भी मूव नहीं कर रहा, तो ये जो एक्सेलरेशन होती है ये जीरो हो जाती है। इस वजह से ये कंपोनेंट जीरो हो जाता था, और इसी वजह से ये जब माइनस बैकवर्ड इधर आता था ये प्लस होके फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड बन जाता था। तो इसीलिए इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस के अंदर हम फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड कर रहे थे। बट लेट्स सपोज कि वो इक्विलिब्रियम नहीं है, अब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो जब वो मूव कर रहा होगा तो डेफिनेटली उसकी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती ही होगी, और जब एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है तो फिर हम उस इक्वेशन को बैठ के सॉल्व हमें करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे यूज होता है। पहले पहली चीज तो आपकी ये बतानी थी। अच्छा, अब पहले तो हम स्ट्रिंग्स के अंदर बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल पुलिस की बात कर लेते हैं जिसके अंदर स्ट्रिंग्स होते हैं। कि इमेजिन करते हैं यूं करके, ये मेरे पास एक पुली है जिसके अराउंड एक मेरा ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, और एक मेरा ऑब्जेक्ट यूं कर लेते हैं। ये हो गए, ये मेरे दो ऑब्जेक्ट्स हो गए। ओके, टाइप वन की बात कर लेते हैं। इसके अंदर अगर आप देखो तो हमेशा जो टेंशन होती है, ठीक है, आप इसको कह सकते हो ये अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होती है, और होती स्ट्रिंग के अंदर ही है। अब किस तरह से, अगर आप देखो ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये मैं पहले वाला ये वाला कोई भी ले लो ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके अंदर टेंशन की फोर्स ये हमेशा ऊपर की तरफ होगी, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी ये मेरा नीचे ऑब्जेक्ट था, इससे अवे ऊपर की तरफ जा रही है। और सेम चीज यहाँ पे टेंशन की जो फोर्स है मेरी, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ एग्जिस्ट करती है। समझ आई बात कि नहीं आई? यस सर। जी सर। ओके, इसी तरह अगर मैं और बात करूं कि और क्या फॉर्मेट में ये हो सकती है, अभी सॉल्व कैसे करते हैं वो बात करते हैं, लेकिन सब अभी समझ लेते हैं। कि मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास यूं करके है, और हम पुली को इस जगह पे लगा लेते हैं। ओके, इसको मैंने यहां से कनेक्ट कर लिया, इसको मैंने यूं करके नीचे कनेक्ट कर लिया। इमेजिन करते हैं कि यूं करके ये एक नीचे आपने एक ऑब्जेक्ट हैंग किया हुआ है, और एक ऑब्जेक्ट जो ऊपर की लाइन में टेढ़ी पता नहीं क्यों लग रही है बाहर। हाँ, ओके, क्या हो गया इसे? हैं? हाँ, ये हो गया। ओके, जब भी आपका ऑब्जेक्ट कोई हैंग कर रहा होता है, अच्छा इसमें भी मैं आपको फोर्सेस अभी भी मार्क करके देख लेते हैं, ठीक है।
अब देखो, जब भी आपका ऑब्जेक्ट हैंग कर रहा होता है, जो बेसिकली आपकी हैंगिंग साइड होगी, वो साइड इधर मूव करेगा। तो इवन मेरा अगर ब्लॉक ऊपर भी पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसका मैस ज्यादा है, और नीचे वाले का अगर मैस थोड़ा कम भी है, तो जो चीज हैंग कर रही होती है नॉर्मली, आपका ऑब्जेक्ट जो होता है उधर उस साइड, यानी जो मोशन होता है आपका उस साइड की तरफ होता है। ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप वेट देखोगे तो इसके वेट की डायरेक्शन ये होगी। अगर टेंशन की बात करेंगे तो टेंशन की डायरेक्शन ये होगी। और इस वाले ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसकी भी अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट या टूवर्ड्स द पुली भी आप लिख सकते हो। यहाँ मैंने अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लिखा है, तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ टूवर्ड्स द पुली। कि जो मेरी टेंशन होती है वो टूवर्ड्स पुली हो। ठीक है। अब और इसमें कौन सी फोर्स होगी? ऑब्वियसली इसका भी वेट एग्जिस्ट करता है, इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी एग्जिस्ट करती है, ये आर। समझ आई बात, क्या नहीं आई? जी सर। यस सर। तो ये, ठीक है, ये फोर्सेस नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं। एरोज में वगैरह इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये कुछ भी वहां पे ड्रॉ नहीं होगा, डायग्राम नहीं ड्रॉ हो, डायग्राम अगर हुई भी है तो उसमें ये एरोज वगैरह कुछ भी ड्रॉ नहीं हुए होंगे। ये सारे डिफॉल्ट एरोज हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जिनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो एक ये होता है सिनेरियो जिसमें दोनों हैंगिंग हो। ठीक है। जो टाइप वन हो गई। टाइप टू के अंदर क्या हुआ कि एक तो हैंग कर रहा है, बट दूसरे वाले के अंदर क्या हो रहा है कि वो सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस नहीं की। लेट्स सपोज अगर फ्रिक्शन भी होती, तो अगर मेरे ऑब्जेक्ट, ये जो सरफेस के साथ ये वाला मेरा ऑब्जेक्ट है, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट इस साइड पे जा रहा है तो मेरी फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस साइड पे होगी। ठीक है। वो तो चलो, अभी हम एग्जांपल्स क्वेश्चन जब करेंगे तो उसके अंदर फ्रिक्शन भी आ जाएगी। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फ्रिक्शन उस दिन पड़ी थी कि ऑपोजिट टू द मोशन होती है। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट राइट मूव कर रहा है तो मेरी फ्रिक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट होगी। तो उसका भी फिर मुझे एरो लगाना पड़ेगा कि मेरी फ्रिक्शन इधर है। समझ आई बात की नहीं आई? हाँ। यस सर। ओके। यहाँ ऊपर वाले केस के अंदर मैंने आपको मोशन ही बताया था, मैंने यहाँ बता दिया ना कि मूव कहाँ कर रहा है। इस वाले में मूव उधर करता है जो हैवियर साइड होती है। हैवियर से मतलब ये है कि जिसका मैस ज्यादा होगा। तो जिसका भी मैस ज्यादा होगा उस साइड पे ये मोशन मूव करेगा, चाहे वो राइट पे हो चाहे वो लेफ्ट पे हो, इट डजेंट मैटर। जिसका मैस ज्यादा होगा, मोशन भी उसी साइड पे होगा। ठीक है। आखिरी और तीसरी एक कर लेते हैं, जो आपको एक सिनेरियो नजर आएगा कि आपको दोनों ही स्लोप्स, दोनों ही साइड, अभी तो एक साइड पे सरफेस थी ना, तो इमेजिन कर लेते हैं कि यूं भी है और एक यूं भी है। दोनों साइड्स के ऊपर स्लोप है, और आपकी जो पुली है वो यूं करके टॉप के ऊपर कहीं पड़ी हुई है। ठीक हो गया? आपका ऑब्जेक्ट एक इधर है, आपका दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ इधर है। ओके। अब देखो, यहाँ पे मेरे पास दोनों साइड्स के ऊपर ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द पुली होनी चाहिए टेंशन। तो टेंशन की दोनों केसेस में मेरे पास डायरेक्शन जो हो गई वो ये हो गई। अब याद रखना, इसका भी वेट इधर एक्ट करेगा और इसका भी वेट इधर नीचे की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है। और इनके कंपोनेंट्स भी बनेंगे, तो अगर मैं कंपोनेंट्स बनाऊंगा तो एक कंपोनेंट यूं बनेगा, एरोज यूं, और इसका भी कंपोनेंट यूं बनेगा, इसका एरोज इधर। उसके बाद इनकी रिएक्शन फोर्स भी एग्जिस्ट करेगी, ये भी रिएक्शन फोर्स है, या ये भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। इन केस अगर फ्रिक्शन होगी तो फ्रिक्शन के भी मुझे एरोज मार्क करने पड़ेंगे। और ये किस साइड पे मूव करेगा, यहाँ पे भी वही लॉजिक है, जिसका मैस ज्यादा होगा यानी ग्रेटर होगा, उस साइड पे ये मोशन मूव करेगा, ये सारा सिस्टम मूव करेगा। ठीक है। यहां तक समझ आ गया कि नहीं आया? जी सर। ओके। ठीक है, बस ये तीन पहले मैंने बताने थे आपको। और न्यूटन्स लॉ मैंने बताना था।
उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करके देखते हैं, तो आप देखना है कि इसके क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली मैं फर्स्ट वाली डायग्राम को ही कॉपी कर लेता हूँ बजाय कि मैं दोबारा बनाऊं, और मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि हमने करना क्या है। ओके, मैं ये कहता हूँ ये मेरा ऑब्जेक्ट ए है, ये मेरा ऑब्जेक्ट बी है। मैं कहता हूँ मेरा मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए जो है वो 4 kg है, और मास ऑफ बी जो है वो है 7 kg। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ कि आपने दो चीजें मुझे फाइंड करके देनी है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। दो चीजें आपने मुझे फाइंड कर आउट करके देनी है। ये मेरी एग्जांपल है, और लिटरली क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इसी तरह ही आता है। इस तरह भी आता है, ऑब्वियसली इससे डिफिकल्टी लेवल ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है, बट ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का बहुत दफा एग्जाम के अंदर आया हुआ भी है। ओके, पहला काम आपका ये होता है कि आप पहले जो नेचुरली फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी पहले आप वो बना लो। जैसे फॉर एग्जांपल टेंशन वाली फोर्स, इनके एरोज मेरे ऊपर की तरफ होने चाहिए, टुवर्ड्स द पुली। दोनों के मैंने एरोज बना लिए। फिर इनके पास वेट भी है, क्योंकि इनके पास ये मैस है इनके पास, इसका भी वेट होगा और इसका भी वेट होगा। अगर मैं दोनों के वेट्स लिख लूं, मैस ऑफ ए था 4, तो इसका वेट हो गया 40 और इसका वेट हो गया 70। यहां तक समझ आई बात, क्या नहीं आई? जी सर। यस ओके, सर। ये अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो आपका न्यूटन्स लॉ वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है, एक साइड हैवी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही होता है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू एम ए। यही आपने न्यूटन्स लॉ बार बार यूज करना है, और इसी में हमने वैल्यूज डालनी है। अब मैं जब इसका मोशन देखना शुरू करता हूँ ना, तो पहले तो बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट है जो नीचे की तरफ जाएगा, ए के बी? बी। बी क्यों जाएगा? क्योंकि इसका वेट ज्यादा है, तो ये नीचे की तरफ खींचेगा। तो जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसका मतलब है ए वाला ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप बी को करना चाहते हो बी को कर लो, आप ए को करना चाहते हो ए को कर लो, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता, दोनों में करना दोनों को ही है बारी बारी। पहले मैं बी को कर लेता हूँ। अच्छा, बी की फॉरवर्ड फोर्स क्या है? बी की फॉरवर्ड फोर्स होगी 70, क्योंकि ये 70 वाली फोर्स उसको नीचे खींच रही है। बैकवर्ड फोर्स में ये उसके पास टेंशन है, और इज इक्वल टू एम ए, विच इज इक्वल टू 7। समझ आइए इक्वेशन कैसे सेट हुई? यस सर। ओके, अब इसी तरह जब मैं ए की बात करता हूँ, ए वाले ऑब्जेक्ट की, अब इसमें ये ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है। जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो मेरी फॉरवर्ड फोर्स ये टेंशन होगी जो ऊपर की तरफ से खींच रही है। बैकवर्ड फोर्स 40 की फोर्स नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, इज इक्वल्स टू 4 है। इस तरह से समझ आया कि नहीं आया बेटा? यस सर। ओके, अब दोनों को आपने, अब सिंपल काम है आगे हमने साइमल्टेनियसली करके सॉल्व कर लेना है। मैं ये लिख सकता हूँ कि t इज इक्वल्स टू 4a + 40। इसको उठा के मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लूं, तो जब मैं यहाँ पे करता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 70 माइनस ब्रैकेट में 4a + 40 इज इक्वल्स टू 7a। 70 माइनस 4a - 40 इज इक्वल्स टू 7a। बहुत सारी चीजें आप डायरेक्टली भी कुछ स्टेप स्किप करके भी कर सकते हो। तो 4a इधर आके हो गया 11a, 70 - 40 होता है 30। 30 डिवाइड बाई 11 क्या आ जाएगा हमारे पास? 2.73। 2.73। ये हो गई हमारी एक्सेलरेशन। अब मुझे टेंशन अगर निकालनी है तो मैं इस ए की वैल्यू को उठा के ऊपर इस इक्वेशन के अंदर डालूंगा, तो t इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2.73 प्लस 40। तो ये मेरे पास यहाँ से टेंशन भी आ जाएगी। 50.92। 50.92 न्यूटन। तो दोनों, अच्छा दूसरी चीज, एज लॉन्ग एज आपका स्ट्रिंग एक सेम स्ट्रिंग है, यानी दो अलग अलग स्ट्रिंग्स ना हो, एक ही स्ट्रिंग हो, तो दोनों साइड्स के ऊपर आपकी टेंशन सेम होती है। ये नहीं होगा कि दोनों साइड्स पे आपकी टेंशन फर्क हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितनी टेंशन से ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ये ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, उसी से उतनी ही टेंशन आपकी इस साइड के ऊपर होगी। तो दोनों साइड ऑफ द टेंशन जो होती सेम होती है। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर। बताओ यहां तक कोई चीज की बात ना समझ आई हो?
So, sir, tension doesn't depend on mass, or does it? डिपेंड अपॉन, Mass. हाँ डिपेंड तो करता है। जितना मैथ ज्यादा होता जाएगा उतनी ही टेंशन पे काम ज्यादा होती जाएगी। Sir, how is it equal? Like, हाँ, क्योंकि ड्राइव how is इसको it? ड्राइव कौन, इसको ड्राइव कौन कर रहा है, यानी इस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच है ना, तो इसको, इस ऑब्जेक्ट को ड्राइव ये वाला मैच कर रहा है। Please, sir. तो ये वाला आपकी टेंशन जनरेट कर रहा है। तो जितनी टेंशन, इस ये स्ट्रिंग ना एक ही स्ट्रिंग है, तो दोनों साइड ऑफ द स्ट्रिंग पे ये सेम टेंशन होगी। देखो ना, अगर 70 की फोर्स से जो भी फोर्स है, कितनी टेंशन है, 50.92 से ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है, इधर भी ये 50.92 की टेंशन से ऊपर आ रहा है, और ये 40 उसको निगेट करने की कोशिश कर रहा है। बात समझ आ रही? जी सर, अब आप। ठीक है, दोनों साइड से वो एक कोई फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, दोनों साइड्स ऑफ द स्ट्रिंग से, तो वो कंबाइंड टेंशन एक ही होगी पूरी स्ट्रिंग के अंदर। ये तो नहीं हो सकता कि आपके पास, खुद देखो ना, आपका जो स्ट्रिंग है, आप कह रहे हो आधे स्ट्रिंग में टेंशन डिफरेंट हो, आधे स्ट्रिंग में टेंशन डिफरेंट हो। आप इवन दोनों साइड से भी पुल करो, तो दोनों साइड से जब टेंशन जनरेट होगी, तो वो कंबाइन एक सिंगल ही टेंशन की वैल्यू में जनरेट होती है। ठीक है, जी। ओके। अब यहाँ पे मैं इसको, चलो वेट वगैरह मैं अब छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसको अब हमने यूज भी करना है। बट बहरहाल मैं वैल्यूज देना मैं स्टार्ट कर देता हूँ कि आपके पास वैल्यूज जो है वो क्या क्या है। ओके, इसको कर लेते हैं फाइव, सॉरी हाँ, इसको कर लेते हैं 5 kg, इसको कर लेते हैं 8 kg। फ्रिक्शन भी आई थिंक डाल लेते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको म्यू, ये यू टाइप लिखते हैं बट इसको बोलते हैं म्यू, इसको यूज करते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 1/, इसको दे देता हूँ मैं 1/5 आपको फिलहाल। ठीक है, और हाँ, जहां पे मैंने म्यू लिख दिया तो ऑटोमेटिकली वहां मतलब है कि आपके पास वहां फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है। ओके, सेम वही क्वेश्चन, फाइन, आपने एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करनी है और आपने टेंशन भी फाइंड आउट करनी है, दो चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। तो काफी एरोस तो पहले बने हुए हैं। ठीक है, इसमें जो एक एरो नहीं बना हुआ वो फ्रिक्शन का नहीं बना हुआ। अब चाहे ये मेरा मैथ 5 kg वाला कम है और 8 kg वाला ऊपर ज्यादा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो नेचुरली जो हम एज्यूम यही करेंगे कि हमारा मोशन जो है वो जिधर हैंग कर रहा होता है ऑब्जेक्ट, वो उधर ही जा रहा है। इन केस अगर ये मैथ 100 टन होता, तो ऑब्वियसली अगर फिर भी आप यही मोशन लेते तो हमारी वैल्यूज नेगेटिव के अंदर आती, जो हमें खुद ही बता देता कि हमारे पास फोर्स ही इतनी जनरेट नहीं हुई कि जिस वजह से ये मोशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। आपको बात समझ आ रही है कि नहीं? सर। जी सर। ठीक है, मैं इसे बता देता हूँ कि एज्यूम कर लो यहाँ 5 kg और ऊपर 1000 टन रखा हुआ है। ऑब्वियसली हमारा माइंड यही कहता है कि भाई ऑब्जेक्ट कैसे नीचे की तरफ जाएगा, वो तो वहीं का वहीं स्टिल रहेगा। बट इन केस आप 5 और 1000 टन रख के करते भी हो, तो हमारी वैल्यूज नेगेटिव में आएंगी, जो हमें खुद ही वहीं इंडिकेट कर देगा कि भाई जो हमने मोशन लिया है वो नेचुरली नहीं हो रहा, इसीलिए हमारी वैल्यूज नेगेटिव के अंदर आ रही हैं। ठीक है, बट नॉर्मली एज्यूम हम यही करेंगे कि हमारा मोशन जो हैंग कर रहा होता है ऑब्जेक्ट उस साइड पे चलेगा। ठीक है, तो एज्यूम जब हम ये कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है ये टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स द पुली जाना शुरू करेगा, और ये जब टुवर्ड्स द पुली जाना शुरू करेगा तो हमारी फ्रिक्शन जो है वो इस तरह बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी। ये ओके। अच्छा, इसको मैं ऑब्जेक्ट ए कह देता हूँ, इसको मैं ऑब्जेक्ट बी कह देता हूँ, ताकि जरा वर्किंग में आसानी हो जाए। तो पहले ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं ऑब्जेक्ट ए लेता हूँ तो इसकी फॉरवर्ड फोर्स क्या है? हाँ, सर, कौन वेट। सी? हाँ, इसका वेट जो है दैट इज इज ड्राइविंग फोर्स माइनस द टेंशन, जो अपवर्ड फोर्स है, इज इक्वल्स टू एम ए। वैल्यूज जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वेट मेरा बनेगा 50, टेंशन इज अननोन, मास वाज 5। तो ये मेरा हो गया ए के लिए। सेम इसी तरह मैं बी के लिए करता हूँ। ओके, बी के लिए हमारी फॉरवर्ड फोर्स क्या होगी? टेंशन। बिल्कुल ये वाली टेंशन की फोर्स, अब क्योंकि मोशन इधर है तो ये टेंशन, फॉरवर्ड फोर्स मेरी ये टेंशन है,
बैकवर्ड फोर्स के अंदर आप देखो तो मेरी फ्रिक्शन है इज इक्वल्स टू एम ए। अब वैल्यूज अगर डालना करें तो मेरे पास टेंशन भी नहीं है, मेरे पास अपेरेंटली फ्रिक्शन भी नहीं है, ओनली द मास इज गिवन विच इज इक्वल टू 8 है। अब मेरा नेक्स्ट गोल ये होना चाहिए कि मैं इस फ्रिक्शन के लिए मैं कुछ कर सकूं, कि इसके लिए वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट शुरू करना कर सकूं। अच्छा अभी देखो तो मैंने एक्स एक्सिस की फोर्सेस लिए इसके लिए, इसका जब मैं वाई एक्सिस देखता हूँ बी का, तो उसमें भी मैं देख सकता हूँ कि मैंने करना होगा मुझे अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। ये ऑब्जेक्ट बी के लिए बात हो रही है, ठीक है। तो अपवर्ड फोर्स कितनी है ऑब्जेक्ट बी के अंदर? ये वाली, और आर, बिल्कुल ठीक है, आर इज द अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स इज द वेट। अब वेट मेरा कितना है, 8 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 न्यूटन। अब जब मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन निकालनी है, तो इफ यू रिमेम्बर द फॉर्मूला, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता था म्यू आर। तो आर तो इन केस मुझे चाहिए ही चाहिए था, जो मैंने अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड करके निकाल लिया। अब जब मैं फ्रिक्शन निकालने लगा, म्यू की वैल्यू 1/5 और आर की वैल्यू 80, तो मेरी फ्रिक्शन निकल के आई 16 न्यूटन। तो जब मैं यहाँ इक्वेशन लिखूंगा तो मैं यहाँ पे ऊपर फ्रिक्शन के अंदर मैं अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, T-16 इज इक्वल्स टू 8 है। नाउ सॉल्व दीज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली टू गेट द फाइनल आंसर। अब इसमें आप टी को भी सब्जेक्ट बना सकते हो, ए को भी बना सकते हो, और एक्चुअली इलिमिनेशन से भी कर सकते हो। मैं एक्चुअली आपको एक दफा इलिमिनेशन से भी करके दिखा देता हूँ, पर उसमें थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, साइन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो हाँ, उसका बस आपने ध्यान रखना है। जैसे ये -t है और ये +t है, ये दोनों एक दूसरे से कट आउट हो जाएंगे, और 50 - 16 आप करोगे तो क्या आएगा, और 8 + 5 तो करते हैं तो वो तो आ जाता है 13 है, और 50 - 16 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 34 आई थिंक। यस सर, हाँ, तो ए की वैल्यू देख लो क्या आती है आपके पास, 2.62। 2.62। आयुष पर 2.62 आती है। हाँ ठीक है, यही आती होगी। ओके, टेंशन की वैल्यू देखो क्या आती है, किसी भी इक्वेशन में आप ऊपर सब्स्टिट्यूट कर लो, टी सेकंड में कर लो, और देखो क्या निकल के आती है। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ए सब्स्टिट्यूट कर लो, 8 टाइम्स 2.62 प्लस 16। 36.9। कितनी, सॉरी, 36.9। 9। ये हमारा फाइनल आंसर है। एक हम फिर अब इस लास्ट वाले के साथ कर लेते हैं। ओके, इसमें भी हम कुछ मैसेज वगैरह दे देते हैं। ओके, इसको दे देता हूँ मैं 7 kg, इसको मैं दे देता हूँ 4 kg। ये मैंने इसके मैसेज दे दिए, और कुछ देने की जरूरत है। ओके, अगर मुझे फ्रिक्शन देनी होगी ना, तो मैं मुझे मतलब क्वेश्चन के अंदर लिखा होना चाहिए, अगर वो लिख दे स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस का मतलब होता है नो फ्रिक्शन। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर लिख दे कि स्मूथ सरफेस है, जैसे मैं यहाँ कह देता हूँ कि दोनों सरफेसेस आपकी स्मूथ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी फ्रिक्शन जो है वो इक्वल्स टू 0 है, यानी फ्रिक्शन है ही नहीं। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि मैं एक साइड ऑफ द स्लोप कह दूं कि वो स्मूथ है, और दूसरी साइड पे मैं कह दूं वो फ्रिक्शन है। तो एक साइड पे होगी और एक साइड पे नहीं होगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर वो फ्रेज किस तरह से कर रहा है। तो ध्यान से आप लोगों ने वो क्वेश्चन पढ़ लेना है कि वो जिसके बारे में वो बात कर रहा है। ठीक है, इसको, अच्छा इसको मैं ऑब्जेक्ट ए कह देता हूँ, इसको मैं ऑब्जेक्ट बी कह देता हूँ। ओके, पहले तो बताओ मोशन होगा किधर, ए की साइड पे कि बी की साइड पे?
फाइंड उसी तरह हमने वही करना है, दो चीजें, एक हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और दूसरी हमने टेंशन फाइंड करनी है। एक्चुअली पहले आप लोग डायग्राम ड्रॉ कर लो ये वाली, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं, ताकि साथ ही स्टार्ट करें। हो जाए तो मुझे बताना ये ड्रॉ। ड्रॉ कर लिया। ओके, अच्छा इसमें अपेरेंटली अभी एक चीज और मिसिंग है। मुझे इस क्वेश्चन के अंदर एंगल्स भी होने चाहिए कि किस एंगल के ऊपर क्या है, तो मैं एंगल्स भी मार्क कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लो। ये वाला एंगल मैं आपको दे देता हूँ 40 और ये वाला एंगल मैं आपको दे देता हूँ 80। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल भी यहाँ से 40 हो गया और यहाँ से ये वाला एंगल भी मेरा 80 हो गया। अब जब मैं इनके कंपोनेंट्स लिखना शुरू करता हूँ तो कंपोनेंट्स में अच्छा वेट की ना एक्चुअली मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ, ताकि जब मैं, क्योंकि दोनों के वेट्स हैं अलग अलग, तो डब्ल्यू में कंफ्यूज ना हो जाए। इसका वेट है 70 और इसका वेट है 40, तो इसको मैं लिखता हूँ 40 साइन 40 और इसको मैं लिखता हूँ 40 कॉस 40। इसी तरह इसी साइड पे मैं लिखता हूँ 70 था, 70 ये साइड कॉस है, तो 70 कॉस 80 और ये होगी 70 साइन 80। ये मेरे पास वैल्यूज है, तो सारी वैल्यूज मैंने लिख ली है। अब हम इनकी एक एक करके शुरू करते हैं। ओके, ए वाली साइड से स्टार्ट करते हैं। ए वाली साइड में um, हाँ, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, फॉर्मूला वही है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू एम ए। ओके बताओ फॉरवर्ड फोर्स हमारी क्या है ए के अंदर? ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसकी मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा, तो इस डायरेक्शन के अंदर हमारी कौन सी फोर्स है? कौन सा एरो इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है? 70 sin 80। बिल्कुल ठीक है, ये वाला मेरा एरो फॉरवर्ड का कंसिडर होगा और ये टेंशन वाला मेरा बैकवर्ड के लिए कंसिडर होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं इसे लिखता हूँ 70 sin 80 माइनस टी इज इक्वल्स टू 7। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह मैं बी के लिए करता हूँ। अच्छा वाई एक्सेस क्यों अभी मैं नहीं कर रहा? क्योंकि आर वाला कंपोनेंट यूजली तब यूज होता है जब आपके पास फ्रिक्शन हो, और जब मेरी सरफेस ही स्मूथ है तो मेरे वो फ्रिक्शन वाला कंपोनेंट ऑटोमेटिकली जीरो आएगा, तो मुझे वाई एक्सेस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कर भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो यूज नहीं होगा आगे। ठीक है, अब इसी तरह हम बी के लिए कर लेते हैं। बी के अंदर जब करते हैं तो इसकी फॉरवर्ड फोर्स अब क्या होगी, यानी ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये टेंशन वाला एरो जो अपवर्ड्स है, और ये जो इसका वेट का ये वाला साइन कंपोनेंट है, इसका एरो इधर डाउनवर्ड्स है। ठीक है, तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा टी माइनस 40 sin 40 इज इक्वल्स टू 4a। अब दोनों इक्वेशंस को आप ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ लिख लो। इस वाले को भी मैं नीचे ले आता हूँ, ये आ गई यहाँ पे, और इस वाली को भी मैं यहाँ ले आता हूँ, और इन दोनों को फिर हम बैठ के साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। अब जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो टी और टी के साइंस ऑपोजिट हैं, ये दोनों कट गए, तो अपेरेंटली जो इक्वेशन होगी वो ये कुछ सेट हो जाएगी। इस साइड पे तो आ गया 11a, इस साइड पे आ जाएगा 70 sin 80
माइनस 40 साइन 40, और यहां से आपने ए की वैल्यू निकाल, देखो क्या आती है। 3.93. 3.93 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारी हो गई एक्सेलरेशन। अब जब मैंने एक्सेलरेशन से टेंशन निकालनी है तो मैं इसको उठा के ऊपर वाली किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। तो t माइनस 40 sin 40 इज इक्वल टू 4 × 3.93। इसको सॉल्व करो और देखो आपकी टेंशन की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आती है। 41.4। 41.4 न्यूटन, ये हमारा आंसर आ गया। बताओ समझ आया कि नहीं आया, ये किस तरह से करना है, न्यूटन लॉ, पुली,